अस्सलाम वालेकुम। नदीम ओकाड़ा शहर के करीब एक गांव में पैदा हुआ। ये एक मसीही घर में पैदा हुआ था और पैदाइशी तौर पर नबीना था। नबीना शख्स या किसी भी माजूरी का शिकार शख्स हमारे माशरे के अंदर अगरचा स्पेशल एजुकेशन के बहुत से इदारे हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हौसला शिकनी का एक ऐसा माहौल होता है कि ज़्यादातर बच्चे तालीम हासिल करने की तरफ नहीं जाते। ये नदीम के घर में किसी का उसको दिया हुआ अच्छा सबक था, उसके वालिद साहब की कही हुई कोई बात थी, या इस गांव में रहने वाले किसी बड़े आदमी की उसको की हुई नसीहत थी कि उसको पढ़ने का लिखने का शौक था। नदीम ने पैदाइशी तौर पर नबीना होने के बावजूद तलीम हासिल करने का फैसला किया और स्पेशल एजुकेशन के इदारों से ही इब्तदाई तलीम हासिल की। नदीम किसी के कहे लाहौर आ गया और स्पेशल एजुकेशन के इदारों से ही आला तलीम हासिल करने की ठान ली। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो ग्रेजुएशन तक कर गया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बावजूद उसको मुलाजमत के मौके पाकिस्तान में वैसे भी बहुत कम होते हैं और इस तरह की किसी माजूरी का शिकार अफराद के लिए कोई कोटा वगैरह तो रखा जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये लोग किसी अच्छी जगह पर काम कर सकें और अपनी सलाहियतें जो एक हवाले से या एक एंगल से अगर कुछ कम है तो फितरी तौर पर बाकी हवालों से, सोचने के हवाले से, काम करने के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, सिंसियरिटी के हवाले से ये लोग बहुत तेज़ होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। लेकिन बहरहाल उसकी किस्मत उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने जो बुनियादी सबक अपनी तालीम के दौरान हासिल किया था कि ज़िंदगी मेहनत करके जीनी है, हाथ फैलाकर या बेगिंग नहीं करनी, भीख नहीं मांगनी, उसने इस चीज़ का, उस सबक को अपने सामने रखा, मद्देनज़र रखा और काम करके कमाने का फैसला किया। अब काम करके कमाने के लिए भी, किसी भी तरह की मेहनत करने के लिए भी बहुत से मराहिल होते हैं, यकदम आप कोई काम शुरू नहीं कर सकते। तो इब्तदाई तौर पर उसने किसी के मशवरे पर एक वेट मशीन खरीद कर लाहौर के किसी बारौनक पार्क में बैठने का फैसला किया, जहां पर वो लोगों को वजन करने की सर्विस मुहैया करे और अपनी सेहत के हवाले से कंसर्न लोग जो कि पार्क में वॉक करने या जॉगिंग करने आते हैं, अमूमी तौर पर जाते हुए अपना वेट कर लेते हैं बाज़ औक़ात, ताकि उनको एहसास हो कि वो इस एक्सरसाइज के नतीजे में अपना वज़न कितना कम कर पा रहे हैं। और ये चीज़ हमें पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ पार्कों में देखने को मिलती है कि इस तरह से लोग वेट मशीन लेकर बैठे होते हैं। नदीम ने जब ये काम शुरू किया वेट मशीन का, तो उसने मॉडल टाउन के इलाके में नवाज शरीफ पार्क के अंदर अपनी वेट मशीन रखकर लोगों को ये सर्विस मुहैया करना शुरू किया। नदीम जो है वो उसका काम इस हवाले से, ये मामूली सा एक छोटा सा एक बिजनेस एक्टिविटी उसके लिए अच्छी खासी अहमियत अख्तियार कर गई, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग जब आते उससे वज़न करवाते तो शायद उसके नबीना होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करके अपनी लिविंग के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कमाने को बहुत अच्छा समझते और उसको जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड एक फ़ीस थी, जो वो बुनियादी तौर पर पैसे लेता था किसी एक शख्स से, वो उससे कुछ ज़्यादा ही देकर जाते। अब ये एक सिनेरियो है, एक सीन है। अब एक दूसरा सीन है कि इसी जो नवाज शरीफ पार्क है उसके अंदर एक कैंटीन है। कैंटीन का आपको पता है ठेका दिया जाता है। ठेका जब दिया जाता है तो वो सिर्फ कैंटीन का ही या उस जगह का, उस बिल्डिंग का, उस कमरे का, उस इमारत का होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, जो लोग मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ आएगी कि हमारे यहाँ जो इस तरह का ठेका बंदे ने लिया है वो फिर समझते हैं कि मैंने पूरी जगह का ठेका ले लिया है। अगर उसका कोई ताल्लुक है, अगर वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इन्फ्लुएंशियल से मुराद मेरी कोई बासर, कोई बड़ा बारसूख अमीर आदमी नहीं, हमारे यहाँ छोटे छोटे फिरौन भी बहुत होते हैं, तो वो ये समझ लेता है कि ये जो एरिया है ये अब मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। वो वहाँ पे अगर कोई शख्स, कोई वेंडर, कोई छोटा मोटा आदमी कोई छोटी मोटी चीज़ बेचने के लिए भी आता है, तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से वो एक ऐसा निज़ाम वहाँ पे कायम कर ले कि उसको किसी न किसी बहाने से कोई पैसा उसको मिलता रहे। अपने लोगों को ला के वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएगा, बाकी लोग जो उसके सर्कल में नहीं होंगे वो उनकी हौसला शिकनी करेगा। अगर कोई बंदा वहाँ पे उसके करीब, उसकी कैंटीन के अहाते में या आसपास, क्योंकि कैंटीन में और ज़्यादा लोग आएंगे, तो वहाँ पे अगर वो
कोई वेट की मशीन रख के बैठा है तो उसकी कोशिश होगी वो उससे कोई दिहाड़ी लेना शुरू कर दे। ये दिहाड़ी वाला कल्चर जो इस तरह के मामलात को समझते हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में मेरी पूरी बात को समझ सकते हैं। अब उस कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर के लिए नदीम सबसे परेशान कुन केस बन गया, क्योंकि एक तो नदीम पैसे भी ज्यादा कमाता था और दूसरा मामला यह था नदीम मसीह के हवाले से कि वो पढ़ा लिखा होने के वजह से अपने हकूक भी जानता था और वो किसी भी तरह के गलत पैसे जो हैं किसी भत्ते के नाम पे या दिहाड़ी के नाम पे किसी दूसरे ठेकेदार को देने को तैयार नहीं होता था। जो भी कहें, बहरहाल कमज़ोर था, नबीना था, पैदाइशी तौर पे नबीना था और ये तमाम लोग एक माफिया, एक गैंग की सूरत में होते हैं इस तरह की जगहों पे और इनको सरकारी इदारों की सरपरस्ती भी हासिल होती है। तो नदीम के मामले में वो जब देखते कि इससे बराह रास्त पैसे नहीं निकलवाए जा सकते तो वो उससे किसी न किसी तरीके से इस बहाने से कि आपको वापस कर देंगे कुछ ना कुछ पैसे ले भी लेते बाज़ औक़ात। और जब वो पैसे देने से इनकार करता तो उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाते। ये मुख्तलिफ वाक़यात इस हवाले से, इस शख्स के हवाले से रिपोर्ट हुए और बाद मौक़ों पे उसने 15 पे पुलिस को कॉल करके इतला भी दी, जिसके हवाले से कुछ वेरिफिकेशंस की गई जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब मामला ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन के ठेकेदार को ये महसूस हुआ कि नदीम उसके हाथ से, उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसके हाथ से निकला हुआ है और ये पैसे भी सबसे ज़्यादा बनाता है, तो इससे किसी तरीके से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो बाकी लोग उसके अपने हैं उनको भी कोई कारोबार नहीं चलता। 5 लोग बैठे हुए हैं तो लोग इसी के पास आ जाते हैं। वो इखलाक का भी अच्छा है, बात करने में भी अच्छा है कि तमाम मसाइल जो हैं इसका हल उस कैंटीन के ठेकेदार ने ये निकाला कि साथ में उसी पार्क, नवाज शरीफ पार्क की जो पार्किंग थी उसके जो एक ठेकेदार थे जिनके पास पार्किंग का ठेका था, वो ज़रा वेल कनेक्टेड बंदे थे और थोड़ा से आप कह लें कि क्लेवर थे। वो मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल कर सकते थे। तो उनको जब ये मसला बताया गया तो उन्होंने इसका बड़ा आसान सा हल निकाल लिया और ये हल पाकिस्तान में पिछले 30-40 सालों से सिर्फ लाहौर के शहर में नहीं, सूबा सिंध से शुरू हो जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं चले जाएं, ये हल निकाला जाता है। और हल ये यही होता है, ज़्यादातर वैसे लो इनकम जो क्लास है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो थोड़े से साहिब सरवत लोग होते हैं उनके ऊपर जब ये वाला इल्ज़ाम जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो भी लगे तो वो साहिब सरवत लोग जो है वो अगले इल्ज़ाम लगाने वाले का जो है वो मक्खू ठप देते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना भी इतना आसान नहीं है। ये मतलब गरीब पे ही लगता है, कमज़ोर पे ही लगता है। किसी एक आधे केस में जहाँ पे बिल्कुल ही कोई चीज़ जो है वो अया हो जाए तो कोई ताकतवर बंदा फंस सकता है, लेकिन आर्जी टाइम के लिए मुश्किल बुनियादों पे गरीब और पिसे हुए तबके के लोग ही और बच्चे ही लगते हैं। तो अब ये इल्ज़ाम क्या था, और ये इल्ज़ाम था तौहीन मज़हब का, जो कि आप बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। जो पार्किंग का ठेकेदार था उसने ऐसे मसला हल किया। उसने पहले एक गुफ्तगू की, ये पिछले साल का वाक़या है 2025 का, अगस्त के महीने में मुजव्वज़ा तौर पे उसका बयान है। जो पार्किंग का ठेकेदार है, ये रिकॉर्ड में क्योंकि उसका नाम आ रहा है मैं इसलिए ले रहा हूँ, वकास मज़हर नाम है उसका, और वो जब उसके बयान के मुताबिक अगस्त के महीने में पिछले साल यानी 2025 में कोई 9 तारीख को उसकी और नदीम की कोई आपस में तू मैं होती है और वो इल्ज़ाम लगाता है कि ये पैगम्बरे इस्लाम के बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं नदीम मसीह ने, जो ये वेट की मशीन करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। इसके बाद ये बयान के मुताबिक जो पार्किंग, नवाज शरीफ पार्किंग का ठेकेदार है, उसके बयान के मुताबिक 21 अगस्त को पिछले साल ही यानी 2025 में 21 अगस्त को वो कहता है जी फिर वाक़या होता है। और वाक़या होता है और वाक़े के दौरान जो है ना इनकी तू मैं होती है और नदीम एक मरतबा फिर से पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर मबनी अल्फाज कहता है और गालियाँ निकालता है। अब जब उससे तफ्तीश होती है तो कोई कहानी तो बनानी पड़ती है ना कि क्या वो नदीम ऐसे चलता हुआ जा रहा था और उसने पैगम्बर इस्लाम के बारे में कोई गलत बातें कहना शुरू कर दी।
ऐसे हो गया, या मतलब तुम उसके पास गए, यानी कि पार्किंग का ठेकेदार गया, तो उसने कहानी यूं बनाई जो किसी हद तक शायद दुरुस्त भी है बात शुरू करने के लिए। नदीम शादीशुदा नहीं है, तो उसने बात यूं की कि मैंने इसको ये कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते, यू शुड गेट मैरिड। अब जो दूसरी साइड का मौकफ है नदीम मसीह का, या जो बाकी लोग बताते हैं, अगर मैं उस डिटेल में चला जाऊं तो इस पूरी गुफ्तगू का एक बिल्कुल ही नया रुख आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये दावा किया जाता है कि हम मुसलमान हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हज़रत ईसा ईसाइयों के नबी हैं, और हम उनको भी अल्लाह का नबी मानते हैं और उनका एहतराम करते हैं। लेकिन चंद बातें हज़रत ईसा के बारे में बाज़ लोग जो कि इस तरह के मजहबी मामलात को, मजहबी बातों को मुख्तलिफ रंग में पेश करते हैं, वो हज़रत ईसा के बारे में और उनकी वालदा के बारे में मुख्तलिफ बातें निकालते हैं। तो इस तरह की बातें भी हुई, लेकिन वो मौजूद गुफ्तगू नहीं है, उसको बाकायदा चढ़ाया गया नदीम मसीह को। उस गुफ्तगू में पस मंज़र सारा आपके सामने है, उसको चिढ़ाया गया, इंस्टिगेट किया गया बहुत ही गलत और गलीज बातें करके। लेकिन पुलिस के सामने और अदालत के सामने, ये सबसे अहम नुक्ता है आपके लिए, एस्टेब्लिश्ड बात क्या है कि जो वकास मजहर है वो खुद तस्लीम करता है अदालत में बयान देते हुए कि गुफ्तगू मैंने शुरू की और मैंने ये कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते, तुम्हारी तकरीबन 50 साल उम्र होने वाली है, यहाँ से हुई। और उसने आगे से पैगंबर इस्लाम के बारे में जो बातें करना शुरू कर दी। वो क्या बातें की मैं आज आपको वो भी बताऊंगा, ताकि ये बात खुल के सामने आए। और ये जो एक माफिया गलीज तरीन लोगों पे मबनी पाकिस्तान के अंदर मजबूत होता चला जा रहा है, जो नऊज़ बिल्ला नबी की गुस्ताखी का हथियार इस्तेमाल करते हुए लोगों को इश्तियाल दिला देने का खौफ लोगों को बताते हुए पूरे माशरे के ऊपर जो है वो काबज आता जा रहा है। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क का ताकतवर तरीन इदारा फौज जो हर किसी की गर्दन मरोड़ देता है, वो भी इनको हाथ डालने से डरता है। वो अदलिया हो, वो पुलिस हो, वो FIA हो, तमाम अदारे इन बदमाशों के सामने सर निगू हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अब खुल के बात की जाए और बताया जाए कि क्या है। अब ये मैं आपको सारी तफसील बताता हूं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया, कि इसने मुझे क्या कहा नबी अकरम पैगंबर इस्लाम के बारे में। खैर, अब ये होता है कि जी 21 तारीख को जब इस बंदे के मुताबिक जो पार्किंग का ठेकेदार है वो खुद पुलिस को कॉल करता है कि जी ये बंदा जो है ना ये तो गुस्ताखी कर रहा है, आप आएँ। पुलिस वहीं खड़ी होती आती है और इसके बयान के मुताबिक पुलिस के सामने भी वो यही करता है और ये वाक़या होता है। और वाक़या होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको मॉडल टाउन थाने ले जाया जाता है और उसके खिलाफ तौहीन रिसालत मुहम्मदी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। सब ज़ाहिर है वो मसीही है, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ तो कहने को तो बड़े दावे होते हैं कि जी हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, लेकिन किस कदर हम हकारत और नफ़रत से देखते हैं हमारे अंदर जो मसीही बरादरी के लोग होते हैं उनको। ये मैं और आप जो सुनने वाले लोग गौर से सुन रहे हैं वो जानते हैं, झूठ हम जो भी बोलते रहे। हाँ, कोई बहुत ही पैसे वाला कोई अमीर मसीही हो, क्रिश्चियन हो, तो उसकी कोई उसके पैसे या उसके स्टेटस की कोई इज्जत कर ले तो कर ले, ये सच्ची बातें जिसको बुरी लगती हैं लगे। लेकिन सच्ची बात ये है कि और अगर वो पसमानदा तबके से है तो नफ़रत का लेवल बाज़ लोगों के जहनों में क्या होता है इन लोगों के बारे में। तो खैर, और नबीना ऊपर से उसको थाने लेके चले गए। पुलिस ने जो भी बयान शान लेने थे, इन एक और आसफ मुख्तार इनके साथ काम करते हैं पार्किंग में, नवाज शरीफ पार्किंग में, उनका बयान शान लिया गया। और वो मतलब है कि पुलिस वाला खुद मुद्दई बन गया जो वहाँ मौके पे पहुंचा, अयूब नाम है उनका, और ये केस बना और ये रजिस्टर हुआ। इस मौके के ऊपर सहाफ़ी कंदील अजीम जो है उनको कहीं से पता लगता, तो वो इस मामले को फॉलो करना शुरू करती हैं। कंदील अजीम पिछले तकरीबन 2 साल से यही जो ब्लास्फेमी गैंग बना इस्लामाबाद के वकील राव अब्दुल रहीम की क़यादत में और चंद दूसरे लोगों की क़यादत में, मेन सपोर्टर्स में आपको पता है ताहिर महमूद अशरफी जो लाहौर के आलम दीन है और उनके भाई हसन माविया लाहौर में देखते हैं, बाकी शहरों में इनके और दूसरे नुमाइंदगान हैं जो कि मिल के एक पूरा गैंग चला रहे हैं, माफिया चला रहे हैं। नाउज़ बिल्लाह, नबी अकरम की जो हुर्मत है उसको
ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, नबी के लफ्ज़ को मजाक बना रहे हैं दुनिया के सामने। खोपड़ियाँ, कत्ल गारत, लाशें ये गिराना चाहते हैं और गिरा रहे हैं। साबित शुदा है कि गिरा रहे हैं, मारे लोगों को इन्होंने, जान से मारा है और खोपड़ियों के मीनार बना के ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद लिखना चाहते हैं। ये इनकी ख्वाहिश है कि दुनिया के सामने ये तासुर जाए पैगम्बर इस्लाम का। खैर, पाकिस्तान की हुकूमत उनके पीछे नीचे लगी हुई है और मामला चल रहे हैं और चलते रहेंगे। खैर, कंदील अजीम पिछले 2 साल से मुसलसल तनहा इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से रिपोर्टिंग की उन्होंने, मैंने कुछ स्टोरीज शुरू में रिपोर्ट की, ज़्यादातर काम सारा जो इन्वेस्टिगेशन था लीड उन्होंने किया। वो काम अमेरिका में बैठ के एक खातून जो है वो तनहा कर गई, जो पाकिस्तान में मीडिया के 15 अदारे, हज़ारों रिसोर्सेज और ऑन ग्राउंड बीसियों सहाफ़ी होने के बावजूद नहीं कर सके। ना सिर्फ उस पूरे गैंग को एक्सपोज किया फैक्ट फोकस ने, ये जो सारी तहकीकात का सिलसिला था कंदील अजीम ने इसको लीड किया सारे मामले को, बल्कि उस पूरे मैकेनिज्म को दुनिया के सामने रखा और इस तरह मुसलसल रिपोर्टिंग की, बताया किस तरीके से बच्चों को अगवा किया गया, किस तरीके से बच्चों को मारा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसका नोटिस लेना पड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समातें हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये सारे मामला आए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने इन फैक्ट फोकस की रिपोर्टिंग के बाद जो है वो कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की इस सारी सूरत हाल के ऊपर और ये निज़ाम सामने आया। तो कंदील जो है वो इस मामले में, नदीम नज़ीर के मामले में जब उनको पता लगा तो उन्होंने पुलिस वालों से बराह रास्त रब्ता करना शुरू कर दिया। ये जो अयूब साहब है, इनसे भी उन्होंने बात की, इंटरव्यू किया और अयूब साहब जो है वो बड़ी धमकियाँ शमकियाँ दे रहे थे और उनका ये था कि जी मैं अदालत में बयान दूंगा और ये कर दूंगा। जब उनसे तफसीलात पूछी जाती है, तफसील उनके पास कोई नहीं थी। यही लग रहा था कि वो पार्किंग के जो ठेकेदार है उनसे उनका ताल्लुक़ है और वो उनकी इस बात को आगे चलाना चाह रहे हैं। खैर, जितने भी करेक्टर्स थे इस केस से एसोसिएटेड, कंदील ने पहले दिन से उनके साथ रब्ता रखा, रोज़ाना की बुनियाद पे, हर पेशी की बुनियाद पे कंप्लीट डिटेल नोट लेती रही। जितने लोग इन्वेस्टिगेशन में आते गए उनसे लेती रही। वकील जावेद सोहतरा थे और उनके बेटे हैं शावेज जावेद सोहतरा, ये मेन लोग थे जिन्होंने एक हीरो का किरदार अदा किया इस सारे मामले में। एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक गवाही, एक एक चीज़ जो है वो अदालत के सामने पेश की, हमारी रहनुमाई की, मीडिया के लोगों की। कंदील मुसलसल इन वकील से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, तकरीबन रोज़ाना से मुराद मेरी रेगुलर बेसिस पे जब जब उनकी हियरिंग होती थी वो राब्ते में रही। इसमें एक बड़ा अहम मामला था कि जो तफ्तीशी अफसर है उससे बात नहीं हो रही थी। तफ्तीशी अफसर उस वक्त लाहौर में थाना मेडल टाउन में SP तैनात थे, अयाज हुसैन। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर अयाज हुसैन, बहुत काबिल अफसर की इनकी शोहरत है माशाल्लाह। तो मैंने कोशिश की कि शायद मेरी बात हो जाए, तो मैंने उनसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की और उनसे बात की। और जब मैंने उनसे बात की तो आप यकीन माने, बात करने से पहले मेरा वाहिद मतमे नज़र जो है वो उनसे इस केस के बारे में बुनियादी सवालात पूछना था, ताकि मैं लोगों के सामने उनका इंटरव्यू रख सकूं कि इस मामला है क्या। क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन था कि उस बंदे को इंस्टिगेट करके उसके मुंह से कुछ निकलवाया गया। हालांकि वो बात भी नहीं, वो बात आगे चलेगी तो आपको पता लगेगा कि वो बात भी झूठी साबित हुई अदालत में। तो मैंने जब बात की तो मैं शौक में चला गया कि एक पुलिस का अफसर, एक SP रैंक का अफसर, एक काबिल अफसर की शोहरत रखने वाला बंदा एक तौहीने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकदमे को कितना गैर संजीदगी से देख रहा है, गैर संजीदगी से ले रहा है। मेरी जो बड़ी सिंपल उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आपने, अच्छा ये जब मेरी बात हो रही है 3 नवंबर को बात हो रही है 2025 में, केस जो है ये 21 आप कह लें अगस्त का है, तो अगस्त के आखिरी 9 दिन, सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर के 2 दिन ये गुजर चुके हैं। इस दौरान SP थे उस वक्त, अयाज हुसैन अपनी तहकीक, अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जो होता है वो मुकम्मल करके जमा करवा चुके हैं। यानी वो उसे कह चुके हैं इसको फांसी के फंदे पे टांग दे। आप जानते हैं तौहीन रिसालत की वाहिद सजा जो है वो सजाए मौत है, उम्र कैद नहीं दी जा सकती। ये कर चुके हैं। उसके बाद मेरी उनसे बात हो रही है और मैं उनसे पूछता हूं कि आपने जो चालान करके उसको जिम्मेदार ठहराया है, बुनियादी एविडेंस क्या है। ये बात गौर से सुनिएगा। इस पूरी स्टोरी में ये वाला एक काम मैंने किया, मेरी अयाज साहब से बात हुई, बाकी सारी तहकीक और तफ्तीश और तकरीबन 10 महीने जो है वो कंदील अजीम सहाफ़ी जो है वो मुसलसल इस चीज़ को फॉलो करती रही। मैंने जो बात की मैं शौक में चला गया। मैं साहब नोट्स तो उनसे ले रहा था कंदील साहबा से। अब मैं जब शौक में गया, मैंने उनसे पूछा कि बेसिक एविडेंस क्या है। उन्होंने कहा जी कि विटनेस के बयान, कंप्लेनेंट के बयान,
और इंटरोगेट किया मैंने एक्यूज को। मैंने कहा कि जो विटनेस वो कौन है, और कंप्लेनेंट जो है वकास मजहर जो पार्किंग का ठेकेदार है वो कंप्लेनेंट है। बेसिकली कंप्लेनेंट आपने पुलिस के रिकॉर्ड में शो किया है कि अयूब ASI है, कि वो वहां गया तो वो उस वक्त ये कह रहा था। अयूब को भी ये बात बेसिकली पार्किंग के ठेकेदार ने बताई है, तो असल कंप्लेनेंट वो है, ये लिखा हुआ है FIR के अंदर आपने। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो खुद गवाह है, मतलब पुलिस वाला कंप्लेनेंट बन गया, तो वो क्योंकि ये पूरा करने होते हैं ना गवाह, तो उन्होंने कंप्लेनेंट पुलिस वाला बना दिया, तो खुद गवाह बन गया। अच्छा, खुद वो गवाह बन गया तो वो तो वही कहेगा जो उसने इल्जाम लगाया है, वो क्यों मुख्तलिफ बयान देगा? वो बंदा बुनियादी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला है कि ये चीज हो रही है, तो जब आपकी गवाही लेंगे वो वही कहेगा ना जो वो कह रहा है, जो भी कहानी उसने बनाई है। कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं था। और डॉक्टर अयाज हुसैन मेरे से बात करते हुए 100% कन्विंस थे। इस उसको जब लेके गए हैं, उसको उसके मुताबिक, नदीम के मुताबिक, उसको ऐसी आग के पास बिठाया गया जहां शदीद तपश उसको आ रही थी, और वो ऐसी पोजीशन में था कि उसको जो कह रहे थे ये बोलो, वो बोल रहा था ना। और इन्होंने थाने में उसकी वीडियो भी बनाई, हालांकि ये वीडियो वाली बात कहते हैं कि हमने वीडियो नहीं बनाई। थाने में जब उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये वाला आग के करीब लेके जाने वाला, तो उस वक्त ये वीडियो भी उसकी बनाते हैं। खैर, अब ये है, ये पुलिस के लोग कंफर्म करते हैं इस बात को। अब ये है कि जब उनसे पूछा कि आपके पास क्या बेसिक सबूत क्या है, वो कहते हैं जी वो तो उसका बयान है विटनेस का। मैं कहा विटनेस तो वही। खैर, मैंने कहा आप ये बताएं कि विटनेस तो ये कह रहा है, तो क्या आपका जो वाकया FIR में लिखा हुआ है कि वो पहले कर रहा था, ये 3-4 लोग थे, फिर वहां पे मजमा इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, और फिर पुलिस भी आ गई, और पुलिस के सामने भी वो कहता जा रहा है, उसको तो नहीं पता ना पुलिस आ गई। अगर आप गौर से सुन रहे हैं आपको समझ आ रही होगी वो नाबीना है। तो मैंने कहा मोबाइल का दौर है, किसी बंदे ने उसकी कोई वीडियो बना ली होगी, आपके पास वीडियो है, तो ये आपको जिसने इल्जाम लगाया है उसने कोई डिजिटल एविडेंस दिया है। अब असल सूरत हाल जो भी है, अयाज हुसैन साहब कहते हैं SP साहब कि नहीं जी डिजिटल एविडेंस कोई नहीं है, कोई वीडियो नहीं है हमारे पास, किसी तरह का नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंने तहकीक या तफ्तीश की है, जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूं, वो मैंने इंटेरोगेशन की है एक्यूज की, और विटनेस की स्टेटमेंट अंडर द लॉ, दिस इज द बेसिक थिंग, द बिगेस्ट एविडेंस इज, ये एग्जैक्ट वर्ड है, द बिगेस्ट एविडेंस अंडर द लॉ, द बिगेस्ट एविडेंस इज द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। अब इस मामले के अंदर मैं क्या बात करूं, आप मेरे सुनने वाले जो है वो बहुत बाशऊर लोग हैं, आप खुद समझते हैं। ये SP ओहदे का अफसर ये बात कर रहा है। मैंने सिर्फ ये जसारत की कहने की कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी बंदे ने वीडियो ही नहीं बनाई। तो वो कहते हैं कि देखें, अब ये भी फिक्रा बड़ा अहम है, आपके और मेरे इल्म और शऊर में, आगाही में इजाफा होगा इस फिक्रे से भी। तो SP अयाज हुसैन साहब कहते हैं कि देखें कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि वकास मजहर, और जो एक्यूज है, ये दोनों गरीब, मतलब लो इनकम क्लास के लोग हैं। ये इंटरव्यू में एग्जैक्टली ये अल्फाज वो कह रहे हैं, इन लोगों को ये शौर नहीं होता मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने का। मैंने सिर्फ ये जिसारत की। मैं SP साहब मैं आपको एक बात बता दूं, इसी क्लास में सबसे ज्यादा शौर है इस बात का कि फौरन से कैमरा ऑन करना है। इनसे ज्यादा शौर किसी के पास नहीं इस क्लास के पास। और हर तरह के हर रेंज में मोबाइल, अब किसके पास मोबाइल नहीं है? मैं आपको इस बार उसके ऊपर क्या बात करूं और क्या बात ना करूं। आप सब सुनने वाले अगर मेरी बात गौर से सुन रहे हैं तो आप सब जानते हैं इस सारी चीज़ को। अब हुआ क्या कि उनसे जो इस बात का उनके पास कोई नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि आपने क्या इस पहलू के ऊपर तफ्तीश की है SP साहब, कि ये वहां पे इसके कोई बिजनेस के मामला, कोई जो काम कर रहा था इसकी कोई टसल हो वहां पे? तो मुझे तो उसने यही बताया और मुझे ये लगता है कोई प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा जी मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, आप छोड़ें, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा SSP साहब, आप एक बंदे को तौहीने रसालत के केस के अंदर तफ्तीश करके, तफ्तीश को मुकम्मल करके उसको जिम्मेदार ठहरा चुके हैं कि उसने तौहीन की है। आप चलान आखिरी अदालत में जमा करा चुके हुए हैं, आप ये रिकमेंड कर चुके हुए इस बंदे को फांसी के फंदे पे लटका दो, और आप कह रहे हैं कि अब मैं चूंकि आपसे पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं ये भी चेक कर लूंगा। कहते हैं जी नहीं देखे मैंने देखा था, लेकिन चूंकि अब आप कह रहे हैं कि ऐसा है तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। मैं कहा चलान तो जमा हो गया। खैर, ये मतलब अगर आप गौर से सुने इस इंटरव्यू को जो फैक्ट फोकस ने जारी किया, हकाइक की वेबसाइट पे उर्दू में भी खबर है, तो उसमें आपको ये इंटरव्यू उसमें गौर से सुनिए। 6 मिनट का टोटल इंटरव्यू है ये तकरीबन, जो उसका मुतलका हिस्सा है वो हमने जारी किया है
कि उसके अंदर आप गैर संजीदगी का लेवल देखें कि एक ऐसा जुर्म जिसमें किसी शख्स ने फांसी के फंदे पे लटक जाना है, एसपी के ओहदे का अफसर ये कह रहा है कि खैर को दोबारा देख लेंगे। और यही होता है। ये तो खैर मतलब एक काबिल अफसर है, बहादुर आदमी है। आम जगहों पे तो लोग सिर्फ खौफ में होते हैं कि अगर मैंने ये वाली बात ना लिखी तो जो लोकल मौलवी क्लैरिक है वो अपने बंदों के जरिए मेरे पे हमला करवा के मार देगा, मुझे क्या जरूरत है इस मामले में पढ़ने की। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये चीज होती है। तो इसके ऊपर जब हमने फिर अदालत के अंदर कार्रवाई थी और जो वकील थे जवेद सोत्रा, उनका ये था कि हम इंतज़ार करें अदालती कार्रवाई का और हम उसको उस तरह से रिपोर्ट ना करें जो हमने किया। फैक्ट फोकस ने 10 महीने तकरीबन रेगुलर ये एक इन्वेस्टिगेशन थी कंदील अजीम की, उसमें मुसलसल वो काम कर रही थी और बड़ा कंसर्न था इस हवाले से, नदीम के हवाले से, नदीम मसीह के हवाले से। उसकी फैमिली, उसकी बड़ी बुजुर्ग वालदा वो थानों वहाँ पे अदालतों में धक्के खा रही होती थी, वहाँ पे गाँव से चल के पेशी के लिए लाहौर आना, साथ उसकी बहन आ रही है, कोई और लोग आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या था। ये जो जवेद सोत्रा वकील है, इन्होंने बहुत हेल्प किया उनकी फैमिली का, विज़िट किया उनकी फैमिली को, सारा कुछ। और लेकिन ये है कि पूरे का पूरा निज़ाम उस एक नबीना शख्स के सिर्फ, अब जब इल्ज़ाम लग गया तो फिर तो मतलब इल्ज़ाम लग गया ना। अब अदालत के अंदर जब आया तो यही मामला जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जज ने पहली बात ही ये की कि सारे बंदे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमने वकास मजहर से सुना, तो वकास मजहर बेशक बंदा है और उसके पास कोई एक वीडियो एविडेंस नहीं है। दूसरी बात जज साहब ने यह की कि ये जो एसपी साहब कह रहे हैं कि जब वाकया हुआ तो मैं वहाँ पे नवाज शरीफ पार्क में गया और मैंने विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। उन्होंने कहा कि विटनेस खुद कह रहा है कि उसने जो बयान दिया है वो अयूब एएसआई को दिया है और एसपी को मिला ही अगले दिन है। तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये केस ऐसा होता है, कानून में लिख दिया गया है कि इसकी तफ्तीश या तहकीक सिर्फ एसपी ओहदे का एक अफसर कर सकता है। तो ये उस खानापुरी को पूरा करने के लिए कह रहे हैं मैंने किया इनके जूनियर्स नहीं है, इस मामले में जूनियर तफ्तीश कर ही नहीं सकता, तो उनकी तफ्तीश करके ये अपने खाते में लिख रहे हैं और ये गलत झूठ बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को। ये कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। अब नाजरीन इस सारे मामले के असल हिस्से की तरफ आते हैं। अब उसने कहा कि ये बार बार कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट के बारे में बात की, प्रॉफिट के बारे में बात की, और इन्होंने कोई एक बात लिखी तक नहीं है एफआईआर के अंदर की क्या बात की। तो अब जब तफ्तीश आगे चलती है तो उसके अंदर ये चीज डालते हैं कि जी क्या बात की। अब वो बात ये है जी, मैं आपको जजमेंट का हिस्सा मुतलका पढ़ के सुनाता हूं। द alleged derogatory remarks are reproduced by the prosecution witness 2 PW2, ये वकास मजहर है जो पार्किंग का ठेकेदार है, which are as under. The accused said that your prophet had contracted many marriages, यानी कि जो नदीम मसीह पे इल्जाम है, जो इल्जाम लगाने वाला है वो ये कह रहा है कि इसने कहा जी तुम्हारे नबी ने बहुत सारी शादियां की हैं। योर प्रॉफिट वॉज फॉन्ड ऑफ सेक्स, आपके नबी को इस चीज का, सेक्स का बहुत शौक था। अब ये उसके ऊपर इल्जाम है, ये दो चीजें। बात शुरू किसने की वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं जो जज साहब ने आगे लिखा और जो इसके ऊपर अपने कमेंट दिए, मैं वो भी आपको बताता हूं। खैर वो भी सुन ले, फिर मैं इसके ऊपर आपको डिटेल जो है, जो मेरा कमेंट है वो करता हूं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इवन इफ वी कंसीडर दैट सच रिमार्क्स वर एक्चुअली अटर्ड बाय द अक्यूज्ड, अगर हम सिर्फ डिस्कस करने के लिए, ये तो जज ने आगे पूरी तहकीक और तफ्तीश और एविडेंस को एनालाइज करके करार दिया कि ये अल्फाज उसने कहे ही नहीं है, लेकिन जज ये लिख रहे हैं कि अगर हम ये मान भी लें कि ये कहे हैं, ये अल्फाज कहे गए हैं, उसने मुंह से निकाले हैं, देन क्वेश्चन अराइजेज विच पार्ट ऑफ सच सेंटेंस इज डेरोगेटरी और इट हैज एक्चुअली डिफाइल्ड नाउज बिल्ला द रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि तौहीन के जिम्रे में आती है, जो ये कहते हैं कि तौहीन है। Prophet Muhammad is not only the रहमतुल मुस्लिमीन but he is also the रहमतुल आलमीन। खैर वो आगे पूरी एक अपनी डिटेल दे रहे हैं जज जो है। इस फैसले को आप फैक्ट फोकस ने जारी किया, जरूर आप पढ़िएगा इस चीज को, ये वो पूरा बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ किसी शख्स के बारे में कहा जाए यार आपको खाना का बहुत शौक है आपको, तो ये नॉर्मल बात समझी जाती है। अगर आप कह दें किसी को सेक्स का बहुत शौक है, तो पूरे माशरे की जहन साजी, खुसूसन जिस दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां पे ये हो चुकी हुई है कि इसको बहुत ही बुरी बात समझा जाता है। ये भी फितरी चीज है, जिस तरह खाने की जो भूख है वो फितरी, ये भी, इसमें कोई
गलत चीज का पहलू नहीं, हाँ गलत चीज का पहलू है। वो ये इल्जाम लगाने वाले जो काम करते हैं, जो छोटे बच्चों के साथ सेक्स करते हैं, जो मदरसों में रेप करते हैं बच्चों का, जो ये गली मोहल्लों में फिरती हुई औरतों को हाथ फेरते हैं, वो चीज गलत है। किसी बच्ची के साथ, या आप बच्ची को छोड़ें, किसी भी दूसरे शख्स जो आपसे उम्र में बहुत कम है उसके साथ जबरदस्ती सेक्स का अमल करना, वो चीज गलत है। किसी की मर्जी के खिलाफ उससे सेक्स करने की कोशिश करना, यह चीज गलत है। सेक्स बाय इटसेल्फ गलत नहीं है। ये जो बड़े बड़े मुसले बने फिर रहे हैं, इस्लाम के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इस्लाम के लिटरेचर के अंदर कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो इन्हीं मामलात को डिस्कस कर रहा है। इसमें, इस डिस्कशन में कहां से तौहीन का कोई पहलू निकाल लिया जाता है और पता नहीं वो कर दिया जाता है। सेक्स अगर गलत है या उससे मनसूब सोच गलत है, तो वो ये गलत है कि आप उसकी कंसेंट के बगैर छोटी उम्र के बच्चे को आप रेप कर रहे हैं, आप जबरदस्ती सेक्स कर रहे हैं, आप रेप कर रहे हैं, ये चीज गलत है। जो असूल वजह या अखलाकी पहलू आप कर लें, बिल्कुल अखलाकी पहलू है कि जी वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई नहीं है तो आप बिल्कुल वो भी कह सकते हैं वो सेक्स गलत है। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर तो ये बात कोई नहीं कर रहा ना। बात तो सिंपल ये है कि अगर जो प्रिंसिपल डिवाइस कर दिए गए हैं उन हदूद के अंदर या उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, चाहे वो बीवियां हैं, चाहे वो लौंडियां हैं, या जो भी है, अगर उन प्रिंसिपल जो मजहब ने तय कर दिए उसके मुताबिक कोई कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर तो आप एतराज़ नहीं कर सकते। और उसकी डिस्कशन जो है या उसके ऊपर गुफ्तगू जो है या उसके ऊपर सवाल उठाना जो है वो कैसे हो गया। मैं जब ये देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, वो 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी, वो सवाल उठाते हैं कि जी बीबी आयशा की जो उम्र है वो प्रॉफिट से शादी के वक्त इतनी थी, क्या मामा ये बात ठीक है। अब बच्चों के जहन में ये सवाल आते हैं तो बच्चे क्यों सवाल ना करें। पाकिस्तान के अंदर हम जिस जगह पे हम परवान चढ़े हैं, बीबी आयशा की जो हमें एक तरफ ये बताया गया कभी कि 6 साल उनकी उम्र थी शादी के टाइम, एक जगह पे बताया गया 9 साल थी, बाद में हमने गामदी साहब को सुना, पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, उन्होंने अब 18 साल उम्र कर दी है। उम्र जो भी थी, ये रिलीजियस टेक्स्ट में हमें बताया गया, उसकी बहुत सी रीजनिंग दी गई। ये भी मैं आपको बताता हूँ जज साहब ने क्या लिखा। ये बातें, ये मामला, ये डिस्कस करना, ये किसी भी तौर पे तौहीन नहीं है। ये जितने बच्चे फंसाए हुए हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चे इस तरह की डिस्कशन के अंदर आके बेचारे अंदर बैठे हुए हैं। इसको आप किसी भी तौर पे तौहीन में, ये नेचुरल क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के जहन में पैदा होते हैं, उसका एक इल्मी जवाब हो सकता है, उसको उनको आपने मुतमिन करना है, बजाय आप गर्दने काटने और खोपड़ियों के मीनार खड़े करने के ऊपर लफ्ज मोहम्मद लिखने के ऊपर आप आ जाएं। ये चीजें गलत हैं। इस सोच से, इस माइंडसेट से बाहर आना होगा। कम अज कम रियासत पाकिस्तान यही कर दे कि बीबी आयशा के हवाले से ज्यादातर डिस्कशन में ये लोग फंसे हुए हैं ना, तो उनकी एज आप खुद मुतय्यन कर दें कि जी हम ये कहते हैं बतौर रियासत पाकिस्तान कि बीबी आयशा की उम्र इतनी थी जब उनका प्रॉफिट से निकाह हुआ, हम ये कहते हैं रियासत। उससे कम या ज्यादा कोई लिखे, आप बेशक सजा दे रहे हैं। यार आपने उम्र भी नहीं की हुई, वो उसके ऊपर, उम्र के ऊपर कोई भी बंदा 6 लिखता है या बात करता है या सवाल करता है या कुछ डिस्कशन होती है, आप पकड़ के सजाए मौत के मामले में बच्चे को जो है वो उसमें डाल देते हैं। खुदा का नाम माने, मुल्क को मजाक ना बनाए, मजहब को मजाक ना बनाए, नबी को मजाक ना बनाए। यार आपने खुद मजाक बनाया हुआ है। रियासत डिफाइन कर दे कि उम्र क्या थी किसकी और क्या मामला कैसे हैं। ये बातें गलत हैं, ये गलत लेके जा रही हैं। और सलाम है इन जज साहब को। ये देखिएगा, ये अल्फाज सुनिएगा जब जज फैसला दे रहा है, रूलिंग दे रहा है अपनी इस सारे मामले के ऊपर। इन लाइट ऑफ द डिटेल्ड डिस्कशन अबव, पढ़िएगा, ये फैसला पड़ा हुआ है, तारीख साज एक डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की तारीख का। इन लाइट ऑफ द डिटेल्ड डिस्कशन अबव, in my humble opinion, first of all, these derogatory remarks are not proved to be said by accused। पहली बात यह है, ये बंदे ने ये अल्फाज कहे नहीं है, साबित हो गया है ये मामला कुछ और था, ये साबित हो गया है। and even the same are supposed to be uttered by the accused। और अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये उसने कहे भी हैं, the same are not derogatory, ये किसी भी तौर पे तौहीन अमेज नहीं है, but a topic of discussion within the intellectual circle of Islam। and और ये इस्लाम के जो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स हैं, जो दिमाग हैं, जो तहकीक करते हैं, ये उनकी डिस्कशन का एक टॉपिक है। एंड इलिटरेट प्रोसिक्यूशन
witnesses and the police officials dealt with it with utmost irresponsibility। और जो ये प्रोसिक्यूशन के विटनेस और जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी से इस सारे मामला किया है। ये अल्फाज अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अल्फाज एक मुसलमान लिख रहा है, ये अल्फाज एक ऐसा शख्स लिख रहा है जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा मोजिज़न है। ये जज वो शख्स है जो दिल से मुसलमान है, कोई गलीज़ा मौलवी नहीं है। मैं माजरत चाहता हूं इन अल्फाज के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ये गलीज लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। एक ऐसी मामला जिसके ऊपर बच्चों की रहनुमाई करना बनती है, उसके ऊपर ये बच्चों की गर्दनें काटते हैं और बच्चों को जो है वो कटहरे में खड़े करके उनको सजाए मौत वाले केसेस के अंदर जो है वो इनका मकसद होता है उनको अंदर फंसा दिया जाए। जज साद सलमान खान जो कि एडिशनल सेशन जज है लाहौर के, उन्होंने ये सारे मामले का बहुत जायजा लेके एक एक लफ्ज़ को करके उन्होंने एक एक एविडेंस को जो है वो देख के उन्होंने ये फैसला दिया कि इस तरह के मामला जो हैं ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के मामला हैं। उन्होंने लिखा, इसी मामले के अंदर लिखा कि इस मौजू के ऊपर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, हज़ारों तहरीरें लिखी गई हैं। ये मामला डिस्कस होता रहा है, ये डिस्कस होता रहेगा। ये हमें बताना है लोगों को कि इसके ऊपर हमारा आर्गूमेंट क्या है, हमारा इस्तदलाल क्या है, हम किस तरीके से पेश करते हैं। ये तो उन्होंने अल्फाज लिखे हैं कि जो उम्मतुल मोमिनीन है उनकी ज़िंदगी या जो प्रेफर्ड के मैट्रिमोनियल मामलात हैं, ये तो उम्मत की गाइडेंस के लिए एक बुनियादी चीज़ है जिससे सीखने की जरूरत है, ना कि लोगों की गर्दनें काटने की। अपने आखिरी पैरा में अपने जजमेंट को कंक्लूड करते हुए वो लिखते हैं, जो इस खबर कंदील अजीम की खबर का आखिरी हिस्सा है, जज वो कोट करता है उस फैसले को, और जो फैसला क्या है, इन द लाइट ऑफ द डिटेल्ड डिस्कशन अबव, प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। Prosecution was bound to eliminate each and every doubt in the case and prepare chain of evidence till neck of accused. But in the present case, complainant miserably failed in doing so. So the accused, namely Nadeem Masih, is hereby acquitted from the charge and from this case. Accused is in judicial custody. He is sent back to the district jail Lahore along with his release rope car, from where he will be released forthwith if is not required in any other case। ये फैसला है जज का जिसमें उन्होंने उसको एक्विट किया। उन्होंने कहा ये अल्फाज उसने कभी कहे ही नहीं, ये मामला ही कुछ और था जिसको कभी कोई नहीं देखेगा। साहब जज ने फैसला दे दिया कि पुलिस वालों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो इल्जाम लगाने वाला है वो झूठ बोल रहा था, लेकिन एक शख्स के ऊपर, एक पाकिस्तानी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कि वो फांसी के फंदे तक पहुंच गया, और एसपी अयाज हुसैन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस बंदे को फांसी के फंदे पर लटका देने की। ना अदालत ने हुक्म दिया, ना ही कोई ये सवाल उठाएगा कि इन झूठे इल्जाम लगाने वालों को कौन कब पकड़ेगा और फना करेगा, तलफ करेगा, ताकि ये पाकिस्तान आगे चले, ये माशरा आगे चले। ये ताज़ा तरीन खबर थी फैक्ट फोकस की, जो कंदील अजीम की एक लंबी तहकीकात का नतीजा आपके सामने। इसको ज़रूर पढ़िए, फैसले को ज़रूर पढ़िए। इससे आपको नज़र आएगा कि इस जज जैसे प्यारे लोग भी हैं जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो गर्दनें काटने की बातें नहीं करते, वो नबी का ये तासुर नहीं देते कि इंसानियत का कत्ल आम करके कर दो, ये लफ्ज़ कहा तो गर्दन काट देंगे, ये किया तो वो कर देंगे। वो अपनी इस चीज़ को बढ़ाते फैलाते चले जा रहे हैं। इकट्ठे हों, इन लोगों का रास्ता रोकें, नहीं तो ये इसी दुनिया के अंदर हमारे लिए पाकिस्तान को जहन्नम बना देंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।